लेटर जो होगा हम लोग मीटिंग को लॉक कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको सॉलिड स्टेट में शुरू में भी 1-2 लेक्चर में मैंने समझा दिया था, जो टॉपिक पढ़ा दिया है, और मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट बुक बहुत ईज़ी था, बार-बार मैं ऐसा रिपीट करता रहूँगा क्योंकि जब तक फर्स्ट बुक चलेगा बहुत आसान है, तो जल्दी-जल्दी ये सब बातें हम लोग करते रहेंगे। मैंने बोला कि हम एनसीईआरटी भी पैरेलल लेके चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि एनसीईआरटी हम छोड़ दें और एनसीईआरटी के बगैर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। सेकंड बुक में एनसीईआरटी हमारा छूट जाएगा क्योंकि सेकंड बुक में एनसीईआरटी से कोई लेना-देना नहीं है। सारे रिएक्शंस और सारे टॉपिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं सेकंड बुक में, तो सेकंड बुक में हमारा बहुत टाइम लगेगा, उसमें हमारा बहुत मेहनत है। जब वो समय आएगा तो उसको हम देखेंगे, अभी तो सेकंड बुक के लिए कोई टाइम आया ही नहीं है। हम लोग पहले सेकंड बुक करना चाहते थे लेकिन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से फर्स्ट बुक करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। सॉलिड स्टेट में हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा 3D व्यू है। आपको हर बार 3D में सोचना पड़ेगा और 2D में लिखना पड़ेगा, बस इतना काम है। 3D में जब-जब आपको दिक्कत आएगी, मैं बोर्ड पे फिगर बनाऊँगा मतलब डिजिटल पैड पे फिगर बनाऊँगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम वीडियो देख लेंगे। फिर भी नहीं आएगा तो पीपीटी में जाके देखेंगे। पीपीटी में भी जो होगा ड्राइविंग मोशन के साथ देखेंगे, मतलब एकदम रोटेट करता हुआ मॉलिक्यूल आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड कर करके बार-बार हम देखेंगे, तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लासेस आज की पहले। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में जहाँ मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, आप मुझे ज़रा मैसेज करके बताना, ठीक है? ठीक है, हमने पिछले क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड समझाया था। क्या मैं ऑडिबल हूँ? थोड़ा एक बार ज़रा देख लें। एक बार ज़रा मुझे कोई मैसेज करके बताए। एक बच्चा भी एंट्री लिया है फिर से। ज़रा देखना है यहाँ स्क्रीन पे, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में लिखने का काम भी मेरा ही है, आप बस देखते चलें। जब मैं बोलूँगा तब आपको वो काम करना है। मैंने आपको बताया है, ज़रा सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे क्योंकि ये वर्ड अगर ज़रा हमें समझना है, इसी में थोड़ा 2 मिनट लग जाएगा। यहाँ देखो, ये क्यूब है और मैंने आपको बताया था, ज़रा प्लीज़ यहाँ देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लाइन। ये मैंने समझा दिया था पिछले क्लास में, लेकिन जो कोई इम्पोर्टेंट बात रहता है तो मैं कई बार रिकॉल करता हूँ ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। और मैंने आपको समझाया था कि ये कॉर्नर है और मैंने आपको बोला था कि अगर कॉर्नर पे कोई बच्चा अगर बॉल ला के रख देता है, अगर घर का पिलर है बेसिकली, पिलर पे अगर हम बॉल रख देंगे, तो ये जो पिलर घर पे हमारे बना हुआ है, जिस रूम में हम बैठे हैं, उस रूम का ये जो पिलर है, एक रूम हमारे में शेयरिंग है, ये पिलर ऐसा बेसिकली है, ये यहाँ बना हुआ है, तो एक वॉल इधर से होके क्या होगा, जैसे मान लेते हैं पूरा वॉल है, तो इसके आगे एक पिलर है, फिर पिलर के आगे भी वॉल गया होगा, तो मान लेते हैं जैसे ये वॉल है, जरा देख लें, ये पूरा हाथ मेरा वॉल है और यहाँ पे पिलर पड़ा हुआ है। तो इस पिलर में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पिलर है, इधर भी शेयरिंग है और इधर भी शेयरिंग है। मैं जहाँ पे हूँ, मेरे पास 2 जगह शेयरिंग है, मेरे आगे वाले रूम में भी और मेरे पीछे वाले रूम में भी है। और फिर जरा 1 मिनट रुकना, किसी बच्चे का फिर से एक बार लेट ज्वाइनिंग है। और जब इधर 2 जगह शेयरिंग है, आगे पीछे, फिर सिमिलर यही बच्चे के साथ या जो भी अभी यहाँ बैठा हुआ है क्लासरूम में या अपने रूम में, उसके ठीक इधर भी 2 जगह शेयरिंग है। तो अगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई एटम, जरा प्लीज़ यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके का रखा हुआ है, जैसे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से हम अगर इसी को ड्रॉ कर लें फिगर में, तो अगर कोई एटम इस तरीके का रखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके का रखा हुआ है, तो एक शेयरिंग तो ये है, दूसरा शेयरिंग, दूसरा रूम इधर होगा, तो ये वाला शेयरिंग है जो बना हुआ नहीं है। देख लें आप ध्यान से, ये वाला होगा। तीसरा शेयरिंग के बारे में बात करेंगे हम, तो तीसरा ये शेयरिंग होगा और चौथा ये शेयरिंग होगा। एक कॉस्को की बॉल अगर हमने इस पिलर पे रखा, कौन से पिलर पे रखा? इस पिलर पे रखा होगा, तो इस बॉल की जो शेयरिंग है, नीचे वाले फ्लैटों में 4 जगह शेयरिंग है। बॉल हमने इस पे रखा, तो इस बॉल की शेयरिंग इस फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे हम बैठे हुए हैं, उस फ्लोर पे 4 जगह शेयरिंग है। इसके अलावा ये ऊपर वाले में भी शेयरिंग है। हमारे ऊपर जो फ्लैट बने होंगे, जो ऊपर 4 रूम बने होंगे, यही पिलर के बेस पे बना होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टोटल इस बॉल का, ये जो बॉल हमने यहाँ पे रखा है, इसकी शेयरिंग जो होगी, यानी कॉर्नर के एटम की शेयरिंग जो होगी, 1/8 होगी। इसका मतलब ये हुआ है कि एक पर्टिकुलर रूम को 1/8 इसको मिलेगा पार्ट। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा रहा होगा। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो, तो जल्दी से अगेन ये मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो, जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। अब शुरू करेंगे आज की टॉपिक जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लिखना है आपको,
इसके बाद हेडिंग हमारी अगली है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन। यही हेडिंग है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन। हमारी हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है, हम सॉलिड स्टेट में ये हेडिंग नहीं है, मतलब हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमने एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के एकदम छोटा बना दिया ताकि एकदम इजी में समझ में आए। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, जैसे देखो लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ एटम्स, हमें बस 3 ड्रॉ करना आप तो जानते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ शेयर्ड, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन। ये 3 टेबल आपको बनाना है, तो ये टेबल बनाएंगे कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल। मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले आपको समझाया, जस्ट आते ही क्लास में आज मैंने ये पहले समझाया है। आपको लिखना है लोकेशन ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। आपको तो पता है कि एटम्स कहाँ कहाँ रह सकता है, तो पहला लाइन आप जानते हैं अच्छे से, कहाँ रहता होगा, कॉर्नर। फर्स्ट लाइन कहाँ रहता होगा, कॉर्नर पे रहता होगा। फर्स्ट लाइन है कॉर्नर पे रहता होगा। और इसकी जो शेयरिंग है मैंने आपको बताया था कि 8 है, कितनी है, 8 है। और इसका कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट सेल में कितना होगा, 1/8 होगा, आप जानते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था। इसी तरीके से आपको तो पता है, एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लेते हैं एक एज सेंटर ले लेते हैं। जरा ये देखो दूसरा एक ले लेते हैं एज सेंटर। पिछले क्लास में हमने एज सेंटर को इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद होगा। लास्ट के लेक्चर में मैंने थोड़ा पढ़ाया भी था, पीपीटी के बाद मैंने पढ़ाया था, उसमें एक एज सेंटर में इंट्रोड्यूस करेंगे। और नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल की वैल्यू 4 है। और कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो कितना है, 1/2 है। 1/2 कैसे पता चला होगा, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, समय उनका भी हुआ नहीं आने का स्कूल में। ये जो पिलर था मैंने आपको बताया था, जैसे एक पिलर ये है और एक पिलर यहाँ है, दो कॉर्नर्स को, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मानेंगे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर है, दो कॉर्नर को, ये दो कॉर्नर जो बने हुए हैं इस वॉल में, यहाँ और यहाँ, इसको टच करने वाली ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं एजेस। आप जानते हैं इसको एजेस बोलते हैं। और एजेस की शेयरिंग बताएं, इसकी शेयरिंग एक किस रूम में हुई है, मतलब आप जहां सामने बैठे हो उस रूम में हुई है, और मैं जिस रूम में बैठा हूँ इसमें शेयरिंग हुई है। टोटल इसकी जो शेयरिंग होगी कितनी होगी, 1/2। यानी 1/2 इसकी हाफ शेयरिंग एक यूनिट सेल में है, यानी एक कमरे में जो टोटल इसकी शेयरिंग कितनी है, 1/2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे तो फेस सेंटर देखेंगे हम। अगला है फेस सेंटर। अगर मैं फेस सेंटर को लेके जरा सा अगर बात करूं, अगर मैं फेस सेंटर के बारे में बात करूंगा तो 2, और इधर लिखेंगे 1/2। 1/2 आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं एक फेस के बारे में आपको मैंने बताया था कि एक क्यूब में या एक जो है यूनिट सेल में टोटल 6 फेस हैं। जिस फेस को अगर आप एज्यूम करोगे, जिस फेस को अगर आप एज्यूम करोगे, वो फेस टोटल 1/2 की शेयरिंग हुई। जरा यहाँ देखिए, थोड़ा एच सेंटर में हमने थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया, 1/4 की शेयरिंग, सॉरी। जिस सेंटर को जरा मैं इधर बना रहा हूँ, देखिए आप क्या बना हुआ है। तो ये रूम है जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको 2D में बना लेते हैं, शायद आप 2D में जल्दी समझ पाए। इस रूम में कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो ये एज है, ये एज है जिसको थोड़ा हम डार्क बना दे रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो इसकी शेयरिंग एक इधर भी रूम में हुई होगी, एक इधर रूम में तो पहले से है, और इसके ऊपर 2 रूम और बने होंगे। ये 2 यहाँ पे शेयरिंग और 2 इसके ऊपर, तो टोटल शेयरिंग कितनी है, 1/4 की। और इसके बारे में अगर हम बनाए तो आप तो जानते हो, इसका फेस बनाते हैं, फेस सेंटर एक बार जरा सा ड्रॉ करके देखते हैं। और इसके बारे में अगर हम ड्रॉ करें, तो अगर हम ये फेस को एज्यूम करते हैं या इस फेस को ले लेते हैं, तो इसकी शेयरिंग एक बार इस क्यूब में हुई हुई है, और एक बार इसके बगल वाले क्यूब में भी शेयरिंग इसकी होगी। यहाँ पे भी एक क्यूब बना होगा, आप तो जानते हैं, एक यहाँ भी क्यूब बना होगा जो इस तरीके का क्यूब है। ये देखिए आप, इस तरीके का बना हुआ है। तो इस क्यूब का ये जो फेस बना हुआ है हमने यहाँ पे, इसकी शेयरिंग कितनी है, 1/2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और आप जानते हैं एक बॉडी सेंटर है, एक बॉडी सेंटर है। ये जब फिगर हम काफी आगे हम कोर्स में देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। अभी देखो फिलहाल क्या लिखा, एक बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर टोटल सेंटर में आप जानते हैं क्या होता है, एक ही रहता है, एक ही एटम है, और एक क्यूब में एक एटम बीच में रहता होगा, तो उसकी शेयरिंग भी कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसके सेंटर पार्ट में अगर आप हैं, सेंट्रोइड अगर आप हैं, तो आप बोलेंगे, आप खुद को बॉडी सेंटर मान लीजिए, उस पॉइंट का नाम बॉडी सेंटर रख लीजिए। आप देख लीजिए कहीं शेयरिंग नहीं हो रहा है, दूसरे किसी रूम में शेयरिंग नहीं हो रहा है। अगर ये बात अगर समझ में आ गया हो, जरा अगेन ओके मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना। ये बात जरा आपको समझ में आ गया हो तो ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये लिखा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसका सिंबल होता है जेड। काफी प्रीवियस में जेई में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा हुआ है, ठीक है। जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जरा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट को मतलब हमने ऐसे पर के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में बना लिया है। जेड का फॉर्मूला जरा लिखना है पहले आपको, जेड इक्वल टू होता है समेशन ऑफ, ये समेशन ऑफ इस तरीके से, सिग्मा इसको बोलते हैं आप जानते हैं, इस तरीके से बुक्स में लिखा होता है, सिग्मा इसका नाम है, ये समेशन ऑफ एक ही वर्ड है। यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन ऑफ एटम, लोकेशन कैसे निकालते हैं हमने अभी देख लिया है, लोकेशन ऑफ एटम्स हमने ये सब देख लिया है, इनटू कंट्रीब्यूशन, इनटू कंट्रीब्यूशन लिखना है आपको ऑफ एटम्स, ऑफ एटम्स एट दैट लोकेशन लिखना, एट दैट लोकेशन, एट दैट लोकेशन, एट दैट लोकेशन, एट दैट लोकेशन, ठीक है। जब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जेड कैलकुलेट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एससीसी, हमें पता है एससीसी का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल। आपको हमने पिछले क्लास में बताया कि सिंपल क्यूबिक सेल पढ़ रहे हैं हम। सिंपल क्यूबिक सेल में ये लिखा हुआ है, केवल आप समझ पा रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है कि सारे एटम कहाँ होने चाहिए, कॉर्नर पे होना चाहिए। हम ऐसे बार बार पूरा डिराइव करके लिखेंगे ताकि समझ पाए, क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर पे होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, यानी आपको जेड कैलकुलेट करना है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो लोकेशन ऑफ एटम कहाँ होता है, सारे कॉर्नर पे, और शेयरिंग कितने की होती है 1/8 की, तो कितनी वैल्यू होगी 1। तो एससीसी की जो जेड होगी वो कितना होगा 1, एससीसी का जेड कितना होगा 1। सिमिलर, सिमिलर अगर मैं बीसीसी के बारे में जरा ड्रॉ करूं, यहाँ देखें, सिमिलर अगर मैं बीसीसी के बारे में जरा ड्रॉ करूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसका नाम है। तो आपको पता है कहाँ रहता है एटम, कॉर्नर पे रहता है, प्लस कहाँ रहता है, बॉडी सेंटर में रहता है, आपको ये सब मैंने पढ़ा दिया है। और इसका जेड कैसे निकालेंगे तो आप जानते हैं, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस, ये कॉर्नर के लिए फॉर्मूला है, ये किसके लिए, कॉर्नर के लिए, प्लस 1 जो बॉडी सेंटर में है, आप जानते हैं किसमें होगा 1 बॉडी सेंटर इंटू 1। फिर से जरा ये लिख रहा हूँ, जेड कैसे निकाला होगा हमने, लोकेशन ऑफ एटम बॉडी सेंटर के लिए कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर फॉर्मूला होता है, कॉर्नर पे जो वैल्यू है टोटल 8 कॉर्नर होता है, और कॉर्नर के एटम की शेयरिंग 1/8 होगी, और बॉडी सेंटर में एक ही एटम होता है, उसकी शेयरिंग भी कितनी है 1 है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, इसकी जेड की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। फर्दर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड जरा से देखते हैं, थर्ड के लिए जरा से देखते हैं, ये लिखा हुआ है एफसीसी, एफसीसी का नाम हम जानते हैं, लिखा हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस एफ सी, पिछले क्लास में हमने देखा है। और इसका जेड जरा हम निकालेंगे तो कैसे होगा, 8 तो कॉर्नर पे होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 1/8 प्लस फेस सेंटर, आपको पता होगा कितना होता है 6, मैं बार बार ऐसे ब्रैकेट में लिखा करूंगा ताकि बच्चे कोई ला के दोबारा ना पूछे। ये 6 फेस सेंटर, और कितने की शेयरिंग होती है 1/2, फेस की शेयरिंग अभी मैंने बताया था कितना होता है 1/2, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 4, कितनी वैल्यू आएगी 4। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद सभी बच्चों को थोड़ा याद होगा, दो और थोड़ा हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है, जैसे फोर्थ का नाम है एंड सेंटर, तो हम ऐसे जरा सा इसके बारे में थोड़ा पूरा लिखेंगे, एंड सेंटर यूनिट सेल ऐसे लिख देता हूँ, ये पूरा एंड सेंटर मैंने लिखा है, आप भी पूरा लिखना, ईसी मत लिखना क्योंकि ईसी का नाम है एज सेंटर, इसी का क्या नाम है एज सेंटर। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला था कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस आप जानते हैं एनी टू अपोजिट फेस, और इसका जेड कैसे निकालेंगे, 8 तो कॉर्नर पे होगा इंटू 1/8 प्लस एनी टू अपोजिट फेस के बारे में, इसके बारे में हमें बात करना है। तो दो अपोजिट फेस का मतलब हो गया, फेस सेंटर की वैल्यू कितनी होगी 2, और फेस की शेयरिंग कितनी होती है 1/2। जरा बार इधर एंड सेंटर के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार जरा सा मेरी ओर देखेंगे। मान लेते हैं ये फेस है, आप ये फेस के लिए अगर एज्यूम कर रहे हो तो ये मेरा फेस है, मतलब आप जहाँ बैठे हुए तो आपके लिए ये फेस है। इस फेस में अगर हम बात करें, एनी टू अपोजिट फेस लेना, एक फेस ये हो गया और एक सामने ये वाला फेस, मतलब ये दोनों फेस था ऐसा हमने ले लिया, एक ये और एक इसके पीछे वाला, दो फेस हो गया, और इसकी शेयरिंग एक फेस की कितने जगह होती है 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर में डिफरेंस 2 लाइन का है। फेस सेंटर का मतलब होता है टोटल उसमें 6 फेस सेंटर होगा, और एंड सेंटर का डेफिनेशन में लिखा हुआ है एनी टू अपोजिट फेस, क्या लिखा हुआ है एनी टू अपोजिट फेस। तो इसकी भी जो जेड की वैल्यू होगी आप अच्छे से जानते हैं कितना आएगा 2 आएगा। 5 जरा से एक हम और कैलकुलेट करेंगे, जिसका नाम है एज सेंटर, जिसका नाम है एज सेंटर, तो हम लोग इसका इसका भी शॉर्ट में लिखेंगे ईसीसी। अब ईसीसी मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, इसका फॉर्मूला होता है ऑल एटम कहाँ होने चाहिए कॉर्नर पे, प्लस ऑल एजेस पे होना चाहिए, प्लस कहाँ होना चाहिए ऑल एजेस पे होना चाहिए।
ऑल एजेस पे होना चाहिए। तो अगर हम कॉर्नर के बारे में बात करेंगे तो जेड निकालेंगे तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस एजेस की वैल्यू हमने पिछले क्लास में टेबल के साथ सारा फॉर्मूला एक जगह लिख लिया था ताकि हमें समझ में आए। 12 हमारा एजेस, तो मैं ईसी दैट इज एज सेंटर, और कितना शेयरिंग होगी 1/4। कितनी शेयरिंग होगी 1/4। इसका जब हम जेड निकालेंगे तो अगेन इसकी जेड की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अगर यहाँ तक समझ में अगेन आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग था ये। अगर ये पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, ये दो टॉपिक जो मैंने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बोर्ड में आप 2-3 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, और जो बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखते हैं, देखो हम तो बोल बोल के थक गए हैं, इसलिए सीधा ऑप्शन ये है कि मैं भी मोबाइल पे भी जूम ओपन कर लूं और बिना पूछे आपको बाहर कर दूं। ठीक है, मोबाइल में एक जूम ओपन कर लूं और बिना पूछे आपको बाहर कर दूं, और कोई ऑप्शन नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाने भी नहीं देते हैं यार, थोड़ा सा तो स्टार्टिंग करो। क्लियर हो गया? थोड़ा अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2-3 करेंगे जो एनसीईआरटी लेवल का है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखना है, पहला आपको क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन है लेकिन हम थोड़ा 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। लिखना है क्वेश्चन, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड formed by formed by कैपिटल ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ए एंड बी, formed by A and B, formed by A and B, in which in which in which ठीक है आप लोगों ने? तो इसके बाद ये लाइन ऐसे कर देना है, ठीक है, अंडर स्कोर बना देना। अब जरा देखो क्या लिखना है। ये क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन का मेन हेडिंग है, ठीक है, एक क्वेश्चन का ही मेन हेडिंग है। हम इसमें पहला क्वेश्चन जरा सब लिखेंगे। जरा यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन विच के बाद लिखा हुआ है, जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, लिखा हुआ है ए इज प्रेजेंट। मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर आप देखना। लिखा हुआ है ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये लिखा हुआ है ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन मेन हेडिंग था उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एंड बी इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मैं करता हूं, सभी बच्चे देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ए के बारे में। ए के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए निकालेंगे? ए के लिए निकालेंगे। जब मैं ए के लिए निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए निकालना है? ए के लिए। ए के बारे में बोल रहा है कि सारे आइटम कहाँ पे हैं? कॉर्नर पे हैं। तो कॉर्नर के लिए लिखूंगा 8 कॉर्नर, और कितने की शेयरिंग होगी 1/8, तो हो गया कितना 1। फिर नंबर ऑफ एटम्स जरा देखो यहाँ पे, इसके लिए निकालना है, बी के लिए निकालना है। जब मैं बी को देखूंगा तो बी के बारे में बोल रहा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में। तो ऐसा बार बार मुझे लिखना चाहिए और इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा। दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्मूला 1:1 के रेशियो में है, तो जो नया फॉर्मूला डिराइव होगा क्या होगा? ए बी। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा आपको लिखना है फिर आप उसे जरा करके बताएंगे। लिखना है सेकंड क्वेश्चन, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन लिखना है ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर, एंड बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर, एंड बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर। जल्दी से करेंगे। सॉल्व करेंगे और मुझे जरा जल्दी सेंड करेंगे। ये सारे एनसीईआरटी की बेसिक क्वेश्चन है, फिर मैं थोड़ा डिफिकल्ट कराऊंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाद थोड़ा हम डिफिकल्ट करेंगे। और जिस बेवकूफ बच्चे को समझ में ना आ रहा हो उससे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे मैसेज करके बता सकता है कि सर जरा एक बार इसको सॉल्व करके बताइए कैसे आपने किए। अगर आपको लगता है आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है ना होगा ऐसा क्वेश्चन, तो मैं से करके बताऊंगा। ये 2-3 क्वेश्चन पहले आसान है जिसे आप करेंगे, फिर डिफिकल्ट 2-3 मैं बताऊंगा आपको।
हो गया, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? जरा फॉरवर्ड भी किया है, जरा देखते हैं एक बार पहले। इसका आंसर है ए बी 3। बहुत बढ़िया। मैं जरा एक बार सॉल्व भी करता हूँ। देखो, ए के बारे में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, प्लीज जरा सभी बच्चे देखें, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। 8 कॉर्नर इंटू 1/8 कितना होगा? 1। और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे बी के लिए, तो बी कहाँ पे है? फेस सेंटर पे है। आप प्लीज ऐसे लिखा करना, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है ऐसे जरूर लिखा करना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन अभी बढ़ता चला जाएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फेस की शेयरिंग हमने बारे में बात कर लिया, कितना होता है? 1/2, तो ये 3 हो जाएगा। सिंस रेशियो 1/3 है तो इसका फॉर्मूला होगा AB3। ठीक है, कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जरा लिखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसके बारे में लिखेंगे। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट एज सेंटर, एंड बी इज प्रेजेंट एज एंड बी इज प्रेजेंट एट एज सेंटर, एज सेंटर। जसप्रीत जरा इसे कोई सॉल्व करके बताएगा? जसप्रीत। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, कैपिटल ए, बार बार ध्यान रखना है, कैपिटल ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट एज सेंटर, एंड बी इज प्रेजेंट एट एज सेंटर। थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम एक्सपेंड कर रहा है और हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन भी कम कर पा रहे हैं। एंड बी इज प्रेजेंट एट एज सेंटर। जसप्रीत। मैं करता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स आपको बार बार ऐसे लिखना है, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में ऐसा लिखने के लिए बोलेगा। कहाँ पे होना चाहिए? कॉर्नर पे। इंटू शेयरिंग कितना होगा? ये 1 ही तो हमेशा 1 आएगा, फिक्स हो गया। आप समझ रहे हैं? कॉर्नर का मतलब आपको ध्यान रखना है 1 ही होता है बस। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए निकालूंगा? बी के लिए निकालूंगा, तो कहाँ पे लिखा हुआ है? एज सेंटर। एज सेंटर की वैल्यू कितनी होती है? 12। सर आपको कैसे पता चला इसकी वैल्यू इतनी होगी? पीछे एक जगह सारा टेबल में हमने लिख लिया है। मैंने पढ़ाते टाइम ये बच्चों को फिल करा है पिछले 10 सालों में, कि बच्चों के लिए सब कुछ लिखवा दो ताकि एकदम कंफर्ट होकर लिखा करे। तो 12 एज सेंटर, और शेयरिंग आप जानते हैं अच्छे से कितना होगा? 1/4, दैट इज ये 3। तो हम फॉर्मुला यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखना है। AB3 आंसर है, सबने इसको सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन लिखना है। A is present at corner, A is present at corner and B is present any two opposite face, 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 and B is present any two opposite face। लिखा लोगों ने? any two opposite face, सेंटर लिखना, सेंटर लिखना। ये सब एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चन थे। अब थोड़ा इसके बाद हम लोग इसको डिफिकल्ट करेंगे। इनका मैं नोट्स जो है आपको कंप्लीट टॉपिक करने के बाद आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दिया करूंगा। आप नोट्स में से भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है? ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर लिखा आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। आंसर है ए बी। करते हैं, आप जरा देखो इधर। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, जरा मैं देखो ऐसे लिखूंगा अब डायरेक्ट। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा कम लिखना पड़े, आप समझ पा रहे होंगे। कहाँ? 1 सीधा लिखूंगा। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ एटम्स बी के लिए जरा बात करूंगा। जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, बी के बारे में बोल रहा है कि एनी टू अपोजिट फेस। एनी टू अपोजिट का मतलब ये लिखूंगा 2, 2 फेस सेंटर, और शेयरिंग कितनी है? 1/2। आसान वर्ड में क्या लिखा हुआ है? एंड सेंटर लिखा हुआ है। जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, ये एंड सेंटर लिखा हुआ है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। सिंस ये दोनों के 1 है इसलिए हम रेशियो क्या लिखेंगे? ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी। अब एक क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछूंगा, जो बता पाएगा मैं समझ पाऊंगा जो समझ पा रहा है। लिखना है आपको। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर।
एंड बी इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर। इसको किसी ने बता दिया तो आप समझ लें कि वो बहुत ही अच्छा समझ पा रहा है सारी बातों। एंड बी इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर। जल्दी करेंगे सॉल्व। और 10 तक आ जाया करिए, कभी लेट मैं हो जाता हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट और बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम से आ जाया करिए यार। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर और बी इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर। जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपना स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में जरा शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लें। क्यों इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, पहले आप इसको जल्दी से देख लें। जल्दी करो। 6-7 क्वेश्चन अभी और हम लोग करेंगे तब जाएगा हमारा टॉपिक ये समझ में आएगा। 6 to 7 न्यूमेरिकल अभी में करने हैं इसमें। मैं करता हूँ, शायद आपसे नहीं हुआ। ठीक, एक बच्चा, अरे रिपीट कर दो यार, कितनी बार बोलता हूँ। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर। अल्टरनेट फेस सेंटर, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था ये आंसर लेकर आएगा एक बच्चा। ए भी आंसर आ रहा है, 2-3 बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड किया है ए बी। 2-3 बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड किया ए बी, एक बच्चे ने फॉरवर्ड किया है ए बी थ्री तो गलत है। ए बी थ्री तो अच्छा, ए बी थ्री पहले वाले का हो सकता है, ए बी होगा ये, ए बी इसका आंसर आ रहा होगा। स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग जरा, मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ तो पहले आप किया करें, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बोला करूंगा तो आप गलत से ही कुछ निकाला करो, वही बच्चा एग्जामिनेशन में ड्रॉप करता है जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है अपने टीचरों के साथ। यहाँ देखो, अभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका आंसर गलत है, ये भी गलत है। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स ए के बारे में बात करूंगा तो कितना होगा, 1। अब जरा देखो नंबर ऑफ एटम्स बी के बारे में बात करूंगा, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। तो फेस सेंटर के बारे में बात करूंगा तो फेस सेंटर आपको पता है कितना होता है, 6 होता है। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, बाद में किसी ने पूछा मैं बताऊंगा नहीं, इसे देख लो यहाँ पे ध्यान से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता है कि फेस कितने होंगे, 6, तो ये 5 हो गया और एक 6 हो गया। अल्टरनेट लेना है तो ये लेना है, ये छोड़ना है, ये लेना है, ये छोड़ना है, और ये लेना है, ये छोड़ना है। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि 3 फेस सेंटर होगा। जरा यहाँ देखो, 3 फेस सेंटर होगा इनटू शेयरिंग कितनी होगी, 1/2, तो ये होगा 3/2। कितना होगा, 3/2। देख लो जरा इसे अच्छे से। तो मैं यहाँ से जब कैलकुलेट करूंगा तो होगा ए बी 3/2। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, 1 है। फेस सेंटर के लिए बच्चे ने क्या किया होगा कि 6 फेस सेंटर है, मतलब 3 फेस सेंटर को लेना है और 1/2 लेंगे। किसको लेंगे, 1/2, उसमें हम शेयरिंग यहाँ जानते हैं। तो ए बी 3/2, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करके लाएंगे तो लिखेंगे A2B3। A2B3 जैसे सॉल्व करेंगे ये आंसर गलत है। ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि क्यूब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जो भी फेस सेंटर हम पढ़ रहे हैं क्यूब फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। हम क्यूब में पढ़ रहे हैं, हम ओपन नहीं पढ़ रहे हैं। हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया ये ओपन में किया है, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं, हम क्यूब में पढ़ रहे हैं। हम किस में पढ़ रहे हैं, क्यूब में पढ़ रहे हैं, तो ये तो कैलकुलेशन गलत हो गया। तो फर्स्ट ये था मैथड 1 जो गलत है। मैथड 2 जरा साझा हो गया, देखो सभी बच्चे देखें, ए कहाँ पे होगा, ए अभी भी कॉर्नर पे होगा। ए के बारे में आप लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी के बारे में जरा मैं बात करूं, जरा सभी बच्चे देखें। जब क्यूब होगा, जिस रूम में बैठे हुए हैं आप देखना, जिस रूम में बैठे हुए हैं ये रूम है। इसके लिए अगर आप अल्टरनेट फेस सेंटर देखेंगे तो मान लेते हैं कि जहां बैठे हुए उसके ठीक सामने वाला एक फेस सेंटर ले लीजिए। तो एक आपने लिया, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो सामने एक लूंगा तो एक ये होगा सामने वाला फेस सेंटर, फिर एक छोड़ के फिर एक लेना है। जब एक इसको लेंगे तो इसके छोड़ना होगा तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले को छोड़ेंगे। जैसे हमने ये लिए सामने तो ऊपर वाले को छोड़ेंगे, फिर ये लेना पड़ेगा, फिर नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा। अल्टरनेट फेस सेंटर जब आप लोगे क्यूब में, चाहे राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बटन, किसी भी डायरेक्शन में लोगे, किसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में लोगे, आपको दिखाई देगा कि अब केवल 2 ही फेस ले पा रहे हो। कितना ले पा रहे हो, 2 ही फेस सेंटर ले पा रहे हो। और शेयरिंग आपको तो पता है एक फेस सेंटर की कितनी होती है, 1/2। सिंस 1/2 की शेयरिंग है और 2 फेस सेंटर है तो इसका कितना होगा, 1। और बच्चे को अगेन लगेगा इसका फॉर्मूला कितना है, ए बी, जो कि आंसर क्या अगेन गलत है। ध्यान से मेरी बात सुनना है। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि अल्टरनेट फेस सेंटर आ रहा है किसी क्वेश्चन में,
ए इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर, या लिखा होगा बी इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसका आंसर, पहली बात अगर एग्जामिनेशन में आता है तो लिखना है कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी डिफाइन नहीं होते। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने इसका नंबर ऑफ एटम्स बी निकाला और क्यू फॉर्मेट में एज्यूम करके निकाला, तो टोटल फेस सेंटर की वैल्यू 2 बार बार आएगी। आप ऊपर से एक बार क्लॉकवाइज घूम के देखो, ऊपर आपने लिया, एक छोड़ना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, तो आपको 2 आएंगे। अगर आपने इसको ओपन तरीके से अगर कन्वर्ट करके देखा, तो उस तरीके से लेने में इसके टोटल फेस सेंटर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए बुक्स में ऐसा तो लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है, कैन नॉट डिफाइन। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अब थोड़ा एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पूरा लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, पूरा लैंग्वेज में लिखना है। इस एक क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन, डिटरमाइन द फॉर्मूला, पूरा लैंग्वेज में लिखना है आपको। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड बाय कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, by A and B, capital A and capital B, in which A is present at corner, A is present at corner, A is present at corner, and B is present at face center, and B is present at face center। फिर लिखना, वेट करना जरा, मैं थोड़ा क्वेश्चन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलूं। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, face center लिखना। ये क्वेश्चन थोड़ा, इसको काट देना, थोड़ा और इजी कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा काट देंगे। इसको ऐसे लिख लो, देखो, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, जरा ऐसे जो लैंग्वेज लिखा हुआ लिख लेना, वैसे ही लिख लेना, कुछ चेंजेस कर लेना, जो लिखा हुआ उसमें थोड़ा चेंजेस कर लेना। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड वेयर ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ठीक है। फिर कमा देके लिखना, if atoms from any one corner is removed, if atoms from any one corner is removed, if atoms from any one corner is removed। दोबारा बार रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला डिफाइन करना है जहां पे ए सारे कॉर्नर पे, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ये। लेकिन वहीं पे लिखा हुआ है, डिटरमाइन फॉर्मूला इफ एटम्स फ्रॉम वन कॉर्नर, एनी वन कॉर्नर लिखा हुआ है, एनी वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। मैं जरा करता हूँ सॉल्व, देखिए एक मैं करता हूँ, फिर जरा आप बताना। सभी बच्चे देखें जरा से क्या लिखा भाई, आपको तो पता है। अब ए निकालना है, तो अब आपको थोड़ा ऐसे निकालना पड़ेगा। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, हर बार ये फिगर बनाना पड़ेगा, और अब बनाना, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे आप सॉल्व करने के लिए बनाना। तो हम देखेंगे, एक कॉर्नर इसमें से रिमूव्ड हो गया है, तो आप देख सकते हैं एक कॉर्नर इसमें से हमने रिमूव बना लिया है। तो टोटल अब कॉर्नर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स, जरा प्लीज देखो यहाँ पे, इसके लिए ए के लिए नंबर ऑफ एटम्स, किसके लिए, ए के लिए। कॉर्नर की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और शेयरिंग अभी भी कितनी है, 1/8। ये कितना होगा, 7/8। सभी बच्चे देख लें, एक कॉर्नर क्या है, कोई भी एक कॉर्नर रिमूव होगा तो ये लिखा हुआ है। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स बी का रिमूव कर दूं, सॉरी बी के बारे में तो लिखा है केवल फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर के बारे में बात करूंगा तो 6Fc इंटू 1/2 लिखूंगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ए 7/8 B3। जरा सभी बच्चे देख लें, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन आपको मैं बताऊं ऑप्शन में, जरा सभी बच्चे देखें, ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं रहता, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ नहीं होगा, ऑप्शन में कुछ और लिखा होगा। जैसे इसका जो करेक्ट फॉर्मूला जब देखेंगे तो ये लिखा हुआ है A7 यहाँ पे और B24, क्या लिखा हुआ है, A7 B24। क्लियर हो गया हो उम्मीद करता हूँ। अगर आपको जरा ये भी समझ में आया हो तो जरा ओके मैसेज ड्रॉप करना है जल्दी से। अगर आपको ये समझ में आया हो तो जरा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे।
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जरा यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये जो अभी क्वेश्चन ने ऊपर लिखा है इसी का सेकंड पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट जरा देखो, इसी का लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिटरमाइन फॉर्मूला, डिटरमाइन फॉर्मूला, फिर ये लिखा हुआ है ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट फेस सेंटर। आप जानते हैं ये बातें मैंने क्वेश्चन में ऊपर लिखा था तो वही रिपीट कर लिया है यहाँ पे। लिखा है एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल, डायगोनल आर रिमूव्ड। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए थोड़ा ऑप्शन भी अब आपको दूं, थोड़ा ऑप्शन भी मुझे ऑप्शन भी देना चाहिए लग रहा है। पहला है AB3, दूसरा है AB4, तीसरा है A3B12। मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया था कि गलती कर पाए। A3B6। सेकंड क्वेश्चन ये, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये, ठीक है। फर्स्ट कौन था, जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। सॉल्व करने के बाद जरा पेपर पे जहां सॉल्व किया उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे, सॉल्व करने के बाद स्क्रीनशॉट जरा शेयर करेंगे। बता रहा हूँ कौन सॉल्व करके देगा इसको। अरे क्या ऑप्शन में A6B24 लिखा है क्या? ऑप्शन में चलो एक और ऑप्शन बनाओ, एक बच्चे ने बोला है कि 5 ऑप्शन भी तैयार तैयार कर लेते हैं। A6B24 आप समझ नहीं पा रहे हैं, सॉल्व करेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे पहले इसका। बिना फिगर का किसी ने भेजा क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना है, आंसर नहीं चाहिए पूरा उसका, जहां पेपर पे सॉल्व करे वो चाहिए, तभी तो पता चलेगा आप गलती कहाँ कर पा रहे हो। इसको कर लेंगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ा कम ही क्वेश्चन कर पाऊंगा। बिल्कुल सही है, केवल रितेश का सही है। तुम लोग बैठा मत करो यार, देखो मैं कैसे बताऊं, मुझे अब मैं बोलता हूँ शायद मुझे लग रहा है मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि यार मैं कड़े शब्दों में बोल देता हूँ, जबरदस्ती की मीठी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि बच्चे ने कुछ नहीं किया ऐसे झूठ बोल दे, वाह तेरा सिलेक्शन रखा हुआ है, अरे नहीं पढ़ रहा उसको बोलो कि तू कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में, क्या बेवकूफ बना। आज ने एक आंसर भेजा है लेकिन वो गलत है, लेकिन काटना नहीं है, ठीक है। गुरताज ने A6B24 आंसर भेजा है, जिस बच्चे ने A6B24 भेजा है उसको काटना नहीं है, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि रॉन्ग मैं बोल रहा हूँ तो आपको काट पीट के रख दें, ठीक है ना। A6B24 एक कुछ बच्चे हमें भेज रहे हैं, तो बताऊंगा उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको क्वेश्चन मेरे से बिना पूछे कट नहीं करना। एक ने A3B12 भेजा है, ये भी सही है लेकिन ये भी आंसर गलत है। A6B24 बिल्कुल सही है लेकिन गलत है। A3B12 बिल्कुल सही है लेकिन बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। पहले ही मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब बच्चा ऐसा ना बोले कि सर 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, इसी पे थोड़ा सा खेलना है। एक ने भेजा है A6B24 सही है लेकिन गलत है, मैं फिर बोल रहा हूँ सही क्यों बताऊंगा, गलत क्यों वो भी बताऊंगा। और हाँ ठीक है, और एक ने भेजा है A3B12, ये भी सही है लेकिन ये भी गलत है। अब इसके बाद एक ने भेजा AB3 बिल्कुल गलत है। अब मुझे कर देना चाहिए क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है, इसके बाद सब बता ही दिया मैंने। AB4 इसका करेक्ट आंसर है, देखें आप सब बच्चे देखें, इसमें लिखा हुआ है, पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे, बिना फिगर का ये होगा ही नहीं, आप फिगर जरूर ड्रा करना है ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो आंसर डायरेक्ट पता था, लेकिन मैं क्लास में सब बच्चों को सॉल्व करके देता हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो ये हम पहले से ड्रॉ करेंगे,
ये हमने बना दिया इस तरीके से, देखते चलो जरा साहब। और एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल रिमूव्ड, तो वन बॉडी डायगोनल का मतलब हो गया ये लाइन, जरा प्लीज यहाँ देखें, और ये लाइन होता है बॉडी डायगोनल का मतलब ये है, ये 3 एटम यहाँ से बाहर निकल गए। जब ये 3 एटम अगर आप बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके का बचेगा, ध्यान से देख लो पहले, फिर मैं एक लाइन में जल्दी सॉल्व करूंगा, आप मैच कर लेना। केवल एटम एक यहाँ रह जाएगा, एक एटम यहाँ रह जाएगा, फिर एटम यहाँ रहेगा, यहाँ पे एटम रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे रह जाएगा। ये बीच वाला लाइन हट गया होगा। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स ए के लिए निकालूं, तो आप जानते हैं कॉर्नर कितना होगा, 6, जरा देख लें कॉर्नर कितना होगा 6। और शेयरिंग में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, वो कितना है 1/8, तो ये लिखेंगे 6/8। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए निकालूं, बी के लिए निकालूं, जरा सा देखो आप, बी के लिए लिखा हुआ है वहां पे, बी के लिए बोला हुआ है वहां पे, बी के बारे में बात करूंगा तो फेस सेंटर में एज्यूम करते हैं, आप जानते हैं बी में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, बी में कोई चेंजेस ही नहीं है। क्या बी में कोई चेंजेस है नहीं, तो बी में कितना है 3 पहले से फिक्स है, तो इसका फॉर्मूला होगा, जरा देखो यहाँ पे ए 6/8 B3, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A6 B24 हो जाएगा। ये बिल्कुल आएगा लेकिन ये आंसर गलत है। फिर कोई बच्चा इसको जब सॉल्व करेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखेगा A3 इस तरीके से लिखा होगा, B12 ये भी सही था लेकिन ये भी गलत है। एनसीईआरटी में इसका जो करेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा वहां पे लिखा होगा AB4। AB4 को देख के बाद पता चल रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी को आपको एज्यूम करना है। क्या करना है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी को आपको एज्यूम करना है, ध्यान रखना है। तो A6 B24 A3 B12 बिल्कुल सही थे, लेकिन उसे गलत आंसर लिखा होगा, वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड क्वेश्चन अगेन लिखना है थोड़ा अगेन। सेकंड क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, फर्स्ट ऊपर था, सेकंड ये थर्ड लिखना है, इसी में आपको लिखना है एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। जल्दी सॉल्व करके बताएंगे, एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, atoms along one faced diagonal are removed, atoms along one faced diagonal are removed। अगर कोई करके ये बता पाएगा तो मैं समझ पाऊंगा वो अच्छे से समझ पा रहा है। एटम्स along one face diagonal are removed, सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर के बारे में थोड़ा हिंट देता हूँ, बिना फिगर का तो हो ही नहीं सकता, बेवकूफों। ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, बी कहाँ है, फेस सेंटर पहले से लिखा हुआ है। तो हम पहले ऐसे एक फिगर बनाएंगे और पूरा फिगर सॉल्व करेंगे। और मुझे जरा एक बच्चे ने आंसर भेजा है, मुझे पूरा विश्वास है सही भेजा होगा, तो ये पहले मैं बना देता हूँ ताकि आप समझा पाऊँ अच्छे से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक एटम, ये थोड़े दो छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। और ये एटम है, छोटा लाइन वाला जो है, डॉटेड लाइन जो है, बेसिकली फेस सेंटर है। दो बच्चों ने आंसर भेजा है, एक बच्चे ने भेजा है, ये तो बहुत बढ़िया। अरे इसने तो अभी लेट आंसर भेजा है यार, नहीं गलत है, अजय का गलत है, और 29 का बिल्कुल सही आंसर है। 29 का आंसर बिल्कुल सही है। तुम लोग फिगर बनाओ पहले, फिगर नहीं बनेगा आंसर नहीं आएगा, समझा करो यार। बोल रहा है फेस डायगोनल पूरा रिमूव करना है, तो फेस डायगोनल का मतलब होता है ये पूरा रिमूव होगा। जब ये पूरा रिमूव्ड होगा तो इसको जब हम फिगर बनाएंगे तो इस तरीके का बन रहा है। देखें सभी बच्चे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखना है आपको। फेस डायगोनल रिमूव्ड हो गया तो ये वाले तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस है नहीं। और फेस डायगोनल रिमूव्ड है, लिखा हुआ है आप लोगों को, एटम्स अलोंग लिखा, आप लोग देखा लिखा था क्वेश्चन में, फेस डायगोनल रिमूव्ड। तो ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहेगा, ये ये और ये पड़े रहेंगे, ये पूरा हट गया होगा, ये पूरा हट गया होगा। अब मैं जरा ए के बारे में देखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स। ए के लिए किसी ने एक और आंसर भेजा है, जरा देख लें। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स ए के लिए देखेंगे, ए के लिए कितने आइटम है देखेंगे जरा से यहाँ पे। वन फेस डायगोनल रिमूव लिखा हुआ है, तो फेस डायगोनल मतलब ये है, ये पूरी लाइन हट गई है। जरा देखो ये लाइन हट गई है, तो अगर हम बात करेंगे दो अपोजिट छोड़ देंगे, तो जैसे हमने ये इस बार ये वाला छोड़ दिया, मतलब ये वाला छोड़ दिया, तो टोटल आइटम की जो वैल्यू है वो कितना है, ये भी 6 आंसर गलत है।
ये भी 6 आंसर गलत है इसका, समझ नहीं पाए। फेस डायगोनल लिख रहा है, फेस डायगोनल मतलब तो यही लाइन होता है ना यार, ये लाइन फेस डायगोनल है। मैं एक बार जरा दोबारा बताता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। फेस डायगोनल ये है, ये पूरी लाइन जहाँ पे क्रॉस बनाया है ये हट गया, ये हट गया, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा 6 कॉर्नर पे, और शेयरिंग कितनी होगी, शेयरिंग कितनी होगी, शेयरिंग है इंटू 1/8। नंबर ऑफ एटम्स में बी का निकालूंगा, तो बी के बारे में जरा देख लो, A3B10 बिल्कुल सही, जसप्रीत ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है A3B10। और अगर मैं फेस सेंटर की बात करूंगा तो फेस सेंटर में कितने हो गए 5 फेस सेंटर पे हो गए, और शेयरिंग अभी भी कितनी है 1/2, शेयरिंग कितनी है 1/2। क्लियर हो पा रहा होगा, तो ये 5/2 लिखूंगा, 5/2 को हम लोग 10/4 भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब इसको जब हमने 10/4 लिख दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जरा देखो क्या लिखूंगा A3, इस तरीके से लिखूंगा A3/4, A3/4 और B 10/4। सर आपने 5/2 को 10/4 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 2/4 हो गया है, जरा देख लें आप, सॉरी 3/4 है ये 3/4 है, तो इसको 4 के रेशियो में लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, A 3/4 B 10/4, तो जब इसको हम 4 हटा लेंगे तो इसका आंसर आएगा A3B10, 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 बाकी गलत है। एक बार जरा मुझे मैसेज करके बताएं, अगर यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रहा हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है, तो मैं थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और करूंगा, नहीं तो फिर मैं रोक दूंगा। एक बार जरा जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं, यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो थोड़ा हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, जब तक मुझे लगेगा नहीं आप कॉन्फिडेंस में आ गए तब तक क्वेश्चन मुझे करना चाहिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिखेंगे, थर्ड हमने लिखा है, फोर्थ जरा से लिखेंगे। एटम्स अलोंग, एटम्स अलोंग, एटम्स अलोंग लिखा आप लोगों ने, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड, एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड। ऊपर वाला क्वेश्चन में जरा देखो, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ था एटम्स अलोंग फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, उसमें लिखा हुआ था एटम्स अलोंग फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। ऊपर वाला क्वेश्चन था एटम्स अलोंग फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, नीचे वाला लिखना एटम्स अलोंग, नीचे वाला लिखना एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड, ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड। मैं करता हूं सॉल्व। सबसे पहले जरा प्लीज यहां देखें, स्क्रीन पे जरा सही बच्चे देखें, गिवन द क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि ए कहां पे प्रेजेंट है कॉर्नर पे, बी प्रेजेंट कहां पे है फेस सेंटर पे, क्वेश्चन में पहले गिवन था, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, ए कहां पे प्रेजेंट है, ए अभी भी कॉर्नर पे है, यानी अब क्या हो गया, अब को थोड़ा सा मैं थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख रहा हूँ, सभी बच्चे देखें जरा सा, अब क्या हो रहा है जरा देखो, अब जो हमने लिखा है यहाँ पे नाउ वाले सिनारियो में क्या है जरा सा देखो, पूरा एक फेस हट रहा है, पूरा एक फेस हटने का मतलब हो गया कि यहाँ का एटम, यहाँ का एटम, ये एटम, ये एटम और ये पूरा एटम हट रहा है, इसका मतलब ये एटम जो सर्कल वाले हैं वो रह रहे हैं, सर्कल वाले रह रहे हैं, देख लें आप, या डॉटेड वाले रह रहे हैं, डॉटेड जिसको आप लोग देख रहे हो डॉटेड वाले रह रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ए पे जो मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा इसको और आसान शब्दों में, कि कौन कौन से एटम रिमूव हो रहे हैं, रिमूव होने के बाद क्या हो रहा है, रिमूव के बाद जरा से देखो क्या हो रहा है, एक फेस सेंटर रिमूव हो रहा है, और क्या हो रहा है 4 कॉर्नर रिमूव हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। वैसे तो एक बच्चे ने आंसर 2-3 लड़कों ने जितना भेजा है AB5 बिल्कुल सही आंसर है इसका, अब शायद आप अच्छा कर पा रहे हैं। देखिए अगर मैं ए के बारे में बात करूंगा नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थोड़ा लिखना नहीं चाहता था लेकिन देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ए के लिए निकालेंगे, तो 4 कॉर्नर, यहाँ पे लिखा हुआ 4 कॉर्नर इंटू 1/8 की शेयरिंग दैट इज 1/2, और नंबर ऑफ एटम्स में बी के लिए निकालूंगा, तो अब कितना लिखूंगा फेस सेंटर घट गया, कितना लिखूंगा 5 इंटू 1/2 दैट इज 5/2। आप समझ पा रहे होंगे ए 1/2 लिखा हुआ है, बी 5/2 लिखा हुआ है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, बी 5/2 लिखा हुआ है ये, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा AB5। बहुत बढ़िया, सबका आंसर AB5 आ रहा है, काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, AB5 है।
एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लिखना आगे, देखते हैं शायद आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, इसको कर पाएंगे तो दो क्वेश्चन और बोलूंगा फिर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, लिखना है आपको। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड formed by A and B, formed by A and B, in which A is present, in which A is present, in which A is present at corner, in which A is present at corner as well as face center, as well as face center। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कलरफुल पेन पेंसिल से बना के सॉल्व करना, तभी हो पाएगा। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड formed by A and B, capital A and capital B, in which capital A is present, A is present at corner and face center, and B is present at, and B is present at, and B is present at body center, body center, and edge center, and edge center, एंड एज सेंटर। मैंने आपको बताया है कि एज सेंटर को हम ईसी मान के चल रहे हैं, लेकिन एंड सेंटर को एंड हम पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करके स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर करना है, या तो आप पर्सनली भी कर सकते हैं या ग्रुप में शेयर करेंगे। आंसर नहीं चाहिए, पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, आपने कैसे किया। हो गया। जल्दी करेंगे, तब तक मैं एनसीईआरटी में देख लूंगी क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क बोलना है मेरे को। दो बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है, थोड़ा भी देखता हूँ दोनों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, अजय का बिल्कुल सही आंसर है। अजय के बाद साहिल का बिल्कुल आंसर सही है। वाह, साहिल का बिल्कुल सही आंसर है। दो लोगों ने बिल्कुल इसको करेक्ट सॉल्व किया है। अनुरीत का बिल्कुल सही आंसर है। अनुरीत का बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए आप पूरी बात अब। ठीक है, करेक्ट आंसर है एबी। थैंक यू, सबका आंसर सही आ रहा है। यही मैं सोच रहा था कि कैसे हो। देखो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जरा बात करूंगा, सभी बच्चे देखें ए के लिए, तो पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे लिखेंगे इंटू 1/8 प्लस, कहाँ पे, फेस सेंटर पे है, कोई मिसप्लेस हो नहीं रहा है, कोई यहाँ से हट नहीं रहा है, तो हम सॉल्व करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ एटम्स बी के लिए निकालूंगा, कहाँ पे है, बॉडी सेंटर, तो 1 BC, कैसे लिखूंगा, हाँ BC पे है, तो 1 प्लस, बाकी ए सेंटर पे है, तो EC इंटू 1/4 कितना आएगा 4। करेक्ट फॉर्मूला होगा ए बी, करेक्ट फॉर्मूला होगा ए बी। इसी क्वेश्चन का जरा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क है, जिसको आपको करके लाना है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होमवर्क है, जिसको आप जरा करेंगे। लिखना है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, डिटरमाइन फॉर्मूला, डिटरमाइन फॉर्मूला, डिटरमाइन फॉर्मूला इफ atoms along, if atoms along any one is, any one is EDGE, any one is are removed, are removed। इसका सॉल्यूशन हिंट में बता देता हूं, ए भी है।
इसका सॉल्यूशन ए बी है, इसका आंसर क्या है, ए बी है। और थर्ड पार्ट लिखना है आपको क्वेश्चन का, डिटरमाइन फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखना है, डिटरमाइन फॉर्मूला। एटम्स अलोंग द एक्सिस, एटम अलोंग द एक्सिस, एटम्स अलोंग द एक्सिस joining any two faces, any two faces are removed, any two faces are removed, any two faces are removed। इसका आंसर ए बी है, इसका भी आंसर क्या है, ए बी है। इनमें से सबके आंसर क्या है, ए बी ए बी ए बी है। कर लेंगे हमारे हिसाब से। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग जरा से देखें। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एज लेंथ, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखना है एज लेंथ ऑफ डिफरेंट, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें जरा सा। फर्स्ट हमारा है एससीसी। एससीसी का मतलब हम जानते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्यूबिक सेल। क्या लिखा भाई, सिंपल क्यूबिक सेल, आप जानते हैं। इसमें लिखना है आपको, एससीसी में थोड़ा लिखेंगे, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम्स प्रेजेंट अलोंग, ऐसे लिखना, एटम्स प्रेजेंट अलोंग कॉर्नर विल टच ईच अदर। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लिखना है इसके बाद, एटम्स अलोंग, सॉरी, एटम्स प्रेजेंट अलोंग कॉर्नर, एटम्स प्रेजेंट अलोंग कॉर्नर will touch each other, will touch each other, will touch each other, 2 मिनट, will touch each other। सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे देखना है, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। एक क्यूब हमने बनाया है सेम साइज का, ठीक है, आगे और पीछे वाला क्यूब सेम साइज का हमने रखा है। जब आपको तो पता है, जरा यहाँ देखो, आपको तो पता है 2D में फिगर इसका ही है। बोर्ड पे जरा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, पूरे कोर्स में अभी ये टॉपिक आते रहेगा, ठीक है, इसे आप ध्यान से देखो। अगर हम जब एक क्यूब देखेंगे, यानी 2D में उसका फिगर लेकर आएंगे, तो इसके अंदर जो सर्कल होंगे, वो 4 सर्कल इसके अंदर इजीली फिट होंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। टोटल जो सर्कल होंगे कितने फिट हो पाएंगे इसके अंदर, 4 सर्कल फिट हो पाएंगे। 4 सर्कल अगर हम एक पास लेकर आएंगे, यानी 4 बॉल अगर लाके हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो एक क्यूब फॉर्मेट हमें दिखाई देगा, एक अच्छा सा क्या हुआ, क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसका मतलब ये हो रहा है, जरा यहाँ देखो, इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में बनाया होगा, वो इस तरीके से बनाया होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से बनाया होगा। मैं जरा यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसका फिगर, अभी आपको बनाना नहीं है, आप पहले ध्यान से देखो। पहले ये इस तरीके से बना रहा है, इस तरीके से बना होगा एक सर्कल। मैं यहाँ जरा बना रहा हूँ, आप देखते चलो। पहले आपको भी कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, जब बोलूंगा तब आपको ड्रॉ करना, अभी देखते रहो। दूसरा सर्कल इसी को टच करता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा। एक सर्कल का हाफ पार्ट तो बाहर निकलना हुआ होना चाहिए, ये सर्कल का हाफ पार्ट किधर होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए। जरा यहाँ देखो, और एक सर्कल का ये पार्ट है। इसको जरा एक बार हम पहले चलते हैं, जरा स्लाइड में देखते हैं एक बार, ठीक है। सभी बच्चे जरा देखें एक बार स्लाइड में, इसको हम देख लें एक बार, शायद थोड़ा मैं क्लियर हुआ। वेट करेंगे जरा एक बार, स्लाइड में इसको देखते हैं, फिर थोड़ा हमें समझ में पूरी बात आएगी। वेट करेंगे जरा, मैं एक बार अभी स्लाइड आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। स्लाइड एग्जैक्ट ढूंढ लें कहाँ पे है, ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो पाए। कोई ऐसा फिगर देखना चाहते हैं जिसमें सब कुछ अच्छे से फिगर पूरा विजिबल हो, बच्चे इजीली इसको समझ पाए। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे ये फिगर, मैं सब कैलकुलेट करके बताऊंगा, आप देखते चलो। इस क्यूब में ये दिखाई दे रहा है, बेसिकली क्या है, और इंटरनेट, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों के पास, थोड़ा इंटरनेट स्लो अनस्टेबल लिख रहा है, देखिए। मेरे हाथ को जरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। एक हाथ में जैसे क्यूब है, क्यूब 3D में, इसका 2D हमने बना लिया। 2D मतलब ये पंजा,
इसको जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि दो बॉल यहाँ रखे हुए हैं और दो बॉल यहाँ रखे हुए हैं। बॉल कैसे आए हैं, कितने साइज का लाएंगे, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, उसका एरिया कितना लेना है, रेडियस कितना लेना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, मैं पढ़ाऊंगा। अभी आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ऐसा रहा, इस पे 4 बॉल जब हम लेकर आएंगे, उस 4 बॉल पे और नए 4 बॉल लेकर अगर आ जाए, तो जब ये दिखाई दे रहा है कि ये जो नीचे वाला, जरा स्क्रीन पे देखना, ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा शेयरिंग हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन जैसा बना हुआ है, ई और डी के बीच में जो रिलेशन बना हुआ है, देख सकते हैं, ये आगे में 2 बॉल है, पीछे में 2 बॉल ये रहे, पीछे में 2 बॉल और है। बेसिकली ये इस तरीके से बना हुआ है। अगर हम इस तरीके से इसकी शेयरिंग थोड़ा सा आपको दिखाएं एक बार दोबारा, इस पे बना के पेन पेपर पे, तो ये ऐसा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है जरा देखो यहाँ पे, ये इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है कि 2 बॉल पहले बने हुए थे, 2 बॉल उसके बाद, अब फिर इसी के ऊपर 2 बॉल और आ रहा है, तो 2 बॉल इसमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने ऐसे बनाया है, 2 ही बॉल हमने कंसिडर किया है। और यहाँ से यहाँ तक ये फिगर बेसिकली क्या है, ये वाला है, थोड़ा यहाँ देखो, ये फिगर, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये फिगर, ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ देखें। देख रहे हैं आप, ये वाला फिगर था जो हमने पहले बनाया था। इस फिगर को देख के बाद पता चल रहा है हर बच्चे को कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, जरा यहाँ देखो, ये कंट्रीब्यूशन, अगर मैं इस वाले कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा, तो हाफ सर्कल इधर कट रहा है और हाफ इधर क्यों रही है, जरा देखो, यही तो है बेसिकली, ये जो पूरा बॉल है यही है, और इस बॉल में हाफ की शेयरिंग इधर हुई है, हाफ की शेयरिंग इधर है और हाफ की शेयरिंग इधर है, देख सकते हैं। ठीक है, एक रूम में जो है बॉल का 1/8 पार्टिकल जो है पार्टिसिपेट करा, तो बेसिकली ये 2 सर्कल हैं जो एक क्यूब में बने हुए हैं, 2 सर्कल ऊपर हैं, 4 सर्कल, और 2 ऊपर से और बने हुए हैं, तो हमने 2 सर्कल को एज्यूम किया है, और यहाँ से यहाँ तक को जो लिखा हुआ वैल्यू होगा उसी को हम बोलते हैं ए, और ए का मतलब होता है एज लेंथ। ए का मतलब क्या है, एज लेंथ, और ए की जो वैल्यू होगी वो लिखी होगी 2r। जरा प्लीज यहाँ देखना है, ये 2r कैसे हुआ, एक आर ये माना है उसने और एक आर उसने ये माना है। ये पूरे सर्कल का अगर मान लेते हैं, जरा प्लीज यहाँ देखो, पूरे सर्कल में 2r है, जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 2r है, तो अगर मैं पूरे सर्कल में आर की बारे में बात करूंगा, तो केवल हम हाफ सर्कल पार्टिसिपेट दिख रहे हैं, हाफ सर्कल को पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, केवल हाफ सर्कल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, हाफ सर्कल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका हम आर लेंगे। एनसीईआरटी में ए की वैल्यू जो होगी 2r स्मॉल लेटर में लिखा होगा, लेकिन हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ध्यान से सुनना। ए का मतलब एज लेंथ है, और एससीसी का मतलब होता है कि जो सर्कल्स हैं वो पास हैं, जब सर्कल पास आएंगे तो उनके बीच में जो ए की वैल्यू होगी इसको हम बोलेंगे एज लेंथ, और एज लेंथ में हम कैपिटल आर यूज करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में स्मॉल आर यूज किया होगा। हम स्मॉल आर काफी आगे यूज करेंगे, जिसका वर्ड कुछ और होगा, उसका मीनिंग भी कुछ और होगा। उम्मीद करता हूँ एज लेंथ क्लियर हो पा रहा होगा। जरा इसको हम शेयरिंग में दोबारा अगर हम चलें, स्क्रीन शेयरिंग देखने के लिए, तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, और इसमें स्मॉल लेटर में इसने आर की वैल्यू को यूज किया है। देख रहे हैं आप, हाफ सर्कल इसने छोड़ दिया और उसको आर और आर स्मॉल लेटर में यूज किया है, लेकिन हमने आपको बताया है कि हमें इस पूरे आर और आर को हम किस में ले रहे हैं, कैपिटल लेटर में ले रहे हैं। हमें किस में लेना है, कैपिटल लेटर में लेना है। अगर यहाँ तक जरा पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे, तब तक मैं आपको ये किसी बच्चे को पढ़ाया था उसके नोट्स आपको जरा शेयर करता हूँ, अब तक ही समझ पाए। यहाँ तक अगर आपको पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना। ठीक है, मैंने एक बार आपको एक पेजेस शेयर किए हैं, उसमें एक पेज जरा मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा पेज आपको देखना है। ये पेज आपको देखना है, एक पेज मैंने अ, दिखाया आपको। एक पेज मैंने शेयर किया, जरा सा आप उसे देखिए ध्यान से, आपको पूरी बात क्लियर होगी कि सर्कल कैसे बन रहा है और शेयरिंग भी कैसे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। ये है एससीसी का। दूसरा लिखेंगे बीसीसी, सेकंड लिखेंगे बीसीसी, 2 मिनट में छोड़ दूंगा, लिखेंगे बीसीसी। बीसीसी के बारे में लिखना आपको, एटम्स प्रेजेंट along atoms present body diagonal along body diagonal along body diagonal will touch each other, will touch each other, will touch each other। स्क्रीन पे देखना है सभी बच्चों को ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक।
आपको तो पता है कि जो कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे जो एटम पड़ा हुआ था, उसकी शेयरिंग कुछ इस तरीके की है। ये सर्कल मान के चलना, ये क्या बना हुआ है? सर्कल। एक आर यहाँ है, पीछे एक आर है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रिंग के बाहर है। इसके अंदर एक एटम पड़ा हुआ है जो बॉडी सेंटर में है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके में भी 2 आर है, एक आर यहाँ है और एक आर यहाँ है, और एक सर्कल यहाँ बना हुआ है जिसका एक आर यहाँ है और एक आर यहाँ है। ध्यान से देखना है। एक क्यूब बना हुआ है, क्यूब के सेंटर में एक एटम पड़ा हुआ है, यानी सर्कल, एक बॉल पड़ा हुआ है। सेंटर में जो पड़ा होगा पूरा का पूरा शेयर हो रहा है, तो उसमें रेडियस 2 है, मैंने इक्वल टू 2 आ रहा है उसका। डायमीटर बेसिकली देख रहे हैं, तो उसका रेडियस हम निकालेंगे तो 2 आ रहा है वहां पे। और बाहर वाले जो कॉर्नर पे हैं उनका हाफ, यानी एक शेयरिंग हो रहा है, और हाफ आउटसाइड के बाहर है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ के बारे में अगर हम निकालें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अगर हम एज लेंथ इसका एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है 4 आर है। कितना हो जाएगा? 4 आर है। आप तो जानते हैं 4 आर है, लेकिन आपको अच्छे से पता है, जरा देखो यहाँ से यहाँ तक, ये 4 आर वैल्यू है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है हमने देख रखा है बॉडी डायगोनल का, वो √3 होता है। वो कितना होता है? √3 होता है। तो हम लिखेंगे 4 आर इक्वल टू कितना लिखेंगे? √3। कितना लिखेंगे? 4 आर इक्वल टू √3 है। तो मैं अगर ए की वैल्यू अगर कंसिडर करूंगा, तो ए इक्वल टू मैं लिख लूंगा 4 आर बाई √3। क्या होगा ए की वैल्यू? ए इक्वल टू 4 आर बाई √3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। ये सर आपने √3 कहाँ से लेकर आ रहे हैं? √3 हमने पिछले क्लास में देखा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। अगर ये पूरी बात आपको समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना। अगर ये पूरी बात आपको समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। लिख लिया होगा आपने, ठीक है? अगर ये पूरी बात आपको समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। ओके, धीरे धीरे ऐसे ही घर पे पढ़ते रहना है। और देखो, मैं आपसे यही कहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस है, आप बहाने बना भी सकते हैं, नहीं भी। मुझे नहीं लगता इस साल स्कूल खुलेगा। आपको शायद अच्छा लगे या बुरा लगे, बता रहा हूँ, इस साल स्कूल नहीं खुलेगा। तो पिछले साल बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा था, क्लास नोट्स भी वो लोग बनाते नहीं है। करीबन 8-10 बच्चे को मैंने देखा जो क्लास नोट्स भी नहीं बनाते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, नोट्स वगैरह बनाया करें, घर पे पढ़ा करें। अदरवाइज टाइम निकल जाएगा 3 to 4 मंथ, उसके बाद बहुत आपको तकलीफ होगी। और 2-3 तारीख से, कल हमारी क्लास नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, कल थोड़ा मेरी कहीं दूसरी जगह इन्विजिलेटर की ड्यूटी है। दूसरे स्कूल में थोड़ा मेरे को जाना है एक बार देखने के लिए, ऑब्जर्वर की स्कूल वाले कैसे काम करते हैं, सब देखने उखने जाना है बेसिकली। तो कल एक क्लास नहीं है, कल ओम सर शायद क्लास लेंगे, तो आपकी इच्छा होगी क्लास करना, नहीं तो कोई बात नहीं, अब देख लेना। फिर 3 अप्रैल से क्लासेस हैं। 3-4 के बाद हम लोग ये क्लासेस के जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उसको हम लोग गूगल क्लासरूम पे, या हम लोग गूगल मीट पे रख लेंगे। और यूट्यूब पे क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे क्लासेस छूट गया तो आप सोचेंगे कि करने के लिए, तो आपको गूगल मीट या गूगल क्लासरूम पे अपलोड होगा। ठीक है? आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच।